और अपने पापा के बारे में सोच रहा था। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उसे उनकी और खिंचाव महसूस हुआ था। अब उसे लग रहा था कि वो ऐसे ही नहीं हुआ था और मेरे अपने पापा थे। कैसे मैं आपको पहचान नहीं पाया, वो अपने मन में सोचा। पापा, जब मैं आपसे मिलूंगा ना तो आपको खूब डांटूंगा। आप हमसे मिलने एक बार भी नहीं आए। वो खुश भी था और दुखी भी कि उसका एक परिवार होगा जिसमें उसके पापा और दिया साथ होगी। अब वो अकेला अनाथ आश्रम में नहीं रहेगा। वो बहुत खुश था और एक तरफ नानी की डेथ से उसे दुख भी हो रहा था कि जब परिवार के बारे में पता चला तो उसकी नानी उसके साथ नहीं है। कैसे वो अकेले बचपन से दुख सह के उसे पाली है, लेकिन जब खुशी आई तो वो ही नहीं रही। अभी वो यही सोच रहा था कि अचानक से एक आदमी अंदर आया और बोला, बेटा, दिया को किसी ने जबरदस्ती उठा के ले गया है और अनाथ आश्रम को आग लग गई है। क्या? कथित को ये सुन के शौक लगा। वो उस आदमी की तरफ देखा और बोला, ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? आप अभी मुझे बता रहे हैं? संजय से बोला, बेटा, वो तुमसे मिलने हॉस्पिटल ही आ रही थी, लेकिन अचानक से हमारी गाड़ी को किसी ने रुकवा दिया और दिया को जबरदस्ती वहाँ से ले गए। जब हमने रोकने की कोशिश की तो वो लोग हमें बहुत मारे। वो कहाँ लेके गए ये पता चला। कथिक अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं। दिया के पापा संजय से दौड़ते हुए कथिक के पास आते हैं और बोलते हैं कि दिया को किसी गुंडे ने उठा लिया है। उसके बाद कथिक पूछता है कि वो उसे कहाँ ले गए, तो इस पर संजय से बोलते हैं कि उसे नहीं पता कि दिया को कहाँ ले गए। अब आगे कथिक को पूरी टेंशन होने लगी थी कि आखिर कौन है जो एक काम कर सकता है। वो अभी यही सब में गम था कि हॉस्पिटल में अचानक हलचल शुरू हो चुकी थी। बहुत से गुंडे बदमाश हाथों में हथियार लिए हुए आ रहे थे। सभी नर्स और डॉक्टर इधर उधर डर से भाग रहे थे। सभी गुंडे बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। वो लोग वैसे कोई चाकू तो कोई बंदूक लिए हुए था। बहुत से गुंडे बदमाश हाथों में हथियार लिए हुए आ रहे थे। सभी नर्स और डॉक्टर इधर उधर भाग रहे थे। सभी गुंडे बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। वो लोग में कोई चाकू तो कोई बंदूक लिए हुए थे। उसने एक नर्स को पकड़ के बोला, ए डॉक्टर, कथिक कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो नर्स डरती हुई बोली, तुझे नहीं पता? ये बोल के वो गुंडा उसकी गर्दन पर चाकू देता है। वो नर्स तड़पते हुए वही दम तोड़ देती है। फिर वो गुंडी एक आदमी को पकड़ता है और उससे पूछता है, डॉक्टर, कथिक कहाँ मिलेगा? सही बताना, नहीं तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो वार्ड नंबर 13 में है। उसकी नानी वही वार्ड में एडमिट है, वही उनका वो इलाज करा रहे। वो स्टाफ डरते हुए बोला। वो गुंडा उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, तुम्हारी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी है, सही बता कि नहीं तो तुम भी इसी तरह अपनी जान गंवाओगे। ये बोल के वो सीधे वार्ड नंबर 13 में घुस गया। कथिक अब भी वहीं बैठा हुआ था और यही सोच रहा कि दिया को कौन ले जा सकता है। तब तक वो गुंडा भी अंदर चला गया। वो अंदर घुसते ही कथिक को देखा और वो उसे पहचान गया कि वही कथिक है, क्योंकि अक्की ने उसका फोटो उस गुंडे को भेज दिया जिससे कि वो कथिक को पहचान सके। वो लोग को देख के कथिक बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें समझ नहीं आता कि रूम को नॉक करने आना चाहिए? तुम्हारी मौत, हम लोग तुम्हें नरक पहुंचाना आए हैं। ये बोल के वो गुंडा नाचने लगते हैं। संजय से भी वही था। वो बोले, क्या बके जा रहे हो? भागो यहाँ से। अबे साले, तू मुझे भगाया? तू है कौन जो मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात करे? ये बोल के वो गुंडा संजय से पर गोली चला देता है, जिससे संजय से की मौत हो जाती है। दिया की मम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वही अपना दम तोड़ देती है। कथिक दिया की मम्मी को उठाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। वही इस तरह प्रकाश दारू और सिगरेट पी के उसी में चूर हो जाता है और
वो अपनी बेटी की मौत के बारे में याद करके एक राड उठाता है और सीधे धवेद के सिर पर मारता है। चोट लगने के बाद धवेद एक दर्दनाक चीख चीखता है। उसके सिर से खून की नदी बहने लगती है, जिससे वहाँ की फर्श पूरा लाल हो जाता है। अब अक्की गुस्से में आता है और प्रकाश के साथ मिलकर धवेद को 20 मंजिला से फेंकता है। चारों अब हंसने लगते हैं। उसे ध्यान ही नहीं होता है कि दिया भी वही है। उसके हाथ की रस्सी खुल चुकी थी। अब अक्की बियर पी रहा था, तब वो पीते पीते दिया के पास पहुंच जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन दिया वो फेर लेती है, जिससे अक्की को गुस्सा आ जाता है और वो बोतल वहीं पटक देता है और दिया को जबरदस्ती किस करने लगता है। जब उसका मन भर जाता है तो वहां से तीनों के पास चला जाता है और वही दारू पीने लगता है। धावित मौका पाकर उसका रस्सी उस टूटी हुई शीशे से काट देता है। फिर दिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन अक्की उसे देख लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन दिया बोलती है, तुझे कभी हाथ भी नहीं लगाने दूंगी और ना ही कभी तू मुझे पा सकता है। बोल के वो भी 20 मंजिला से नीचे कूद जाती है। दिया जब भागने की कोशिश करती है तो उसे अक्की पकड़ लेता है और बोलता है, जाने मन कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हारा आशिक भी मारा जा चुका होगा। अब तुम्हारे पास मेरे पास रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मेरा कतई नहीं बच सकता है। वो अपने पिता की मौत का बदला लिए बिना कभी नहीं बच सकता है। जाने मन वो मारा जा चुका होगा। अब तक तो मेरे आदमी उसे खत्म कर चुके होंगे। उसके बाल को पकड़ते हुए बोला। दिया गुस्से से पीछे मुड़कर उसके मुंह पर थूक फेंकते हुए बोली, आ थू, तुम सब नामर्द हो। अगर मर्द होते तो ऐसे धोखे से कभी उसे मार सकते थे। तुम लोग तो बहुत घटिया हो। लोगों ने घटिया चाल चली। तुमने मुझ पर थूका। गुस्से में अक्की ने उसे जोर से चाटा मारती बोला, मैं मर्द नहीं हूँ। अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं मर्द हूँ या नामर्द। ये बोल के वो दिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि उसके गाल पर काट लेता है। नशे में धुत अक्की इतना जोर से काटता है कि दिया के गाल पर से मांस निकल आता है। दिया अपने हाथ साइड में रखे एक पाइप के पास ले जाती है और उसे पकड़ के अक्की को जोर से हिट करती है, जिससे अक्की थोड़ा दूर हो जाता है। भुवन, हंसा और प्रकाश तीनों मिलकर उस पर हंसते हुए बोलते हैं, तुम सच में नामर्द हो जो एक लड़की की मार से पीछे हो गए। प्रकाश भी हंसते ही बोला, सही कह रहे हो। हंसा बोला, इस साली को ऐसे मत छोड़ा, इसके जिस्म के चितरे चितरे कर दो, तब इसकी अक्ल ठिकानी आएगी। कि जब ये सुना तो उसे और भी गुस्सा आ गया और वो दिया की तरफ बढ़ने लगा। जब दिया ने देखा कि अक्की उसे नहीं छोड़ेगा तो वो भी डर से पीछे होने लगी। अक्की अब हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। दिया धीरे धीरे पीछे होने लगी, क्योंकि उसके पास अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़ सके, क्योंकि जहाँ से उसके चेहरे से मांस निकल रहा था वहां से खून बह रहा था। उसे बहुत दर्द भी हो रहा था और उसने सोचा कि शायद अब कथिक भी इस दुनिया में नहीं है, तो वो मरना ही सही समझी। फिर वो ऊपर चढ़ गई और कूदने से पहले ही बोली, मैं मर तो रही हूँ, लेकिन कथिक अगर जिंदा है तो मेरी और अपने पापा की मौत का बदला जरूर लेगा। ऐसे ही वो कूदी। अक्की उसके पीछे गया कि शायद वो उसे कूदने से बचा लेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी भुवन बोला, हमारे हेलीकॉप्टर आने वाला है, जल्दी हम इस देश को छोड़ दें। कथिक उस सब गुंडे को मार के उस गुंडे से पता लेके कि कहाँ की है, वहाँ के लिए निकल गया। जब उस बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसके सामने दिया की लाश उसके सामने गिर गया। जब उसने दिया को देखा तो वो डर से 2-3 कदम पीछे चला गया। फिर उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, कथिक, कथिक, कथिक। कथिक अपना नाम सुन के उसके पास गया और उसे नीचे उतार के उसे गोद में लिए हुए हॉस्पिटल की तरफ चला गया। वो हॉस्पिटल के अंदर जल्दी से ले गया और सभी नर्स को ऑपरेशन थिएटर में आने को बोला। कुछ घंटे ऑपरेशन करने के बाद उसने दिया को बचा लिया।
फिर उसने अपने कपड़े बदल के उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और उसके हाथ में अपने हाथ लेके बोला, आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम इस दर्द में फंस गई। मैं नहीं जानता था ये सब हो जाएगा। अगर मैं पहले ये सब जानता तो कभी ये सब से बताऊंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। कैसे मैं तुम्हारा सामना करूँगा, कैसे कैसे। ये बोल के वो उसके हाथ पकड़ के रोने लगता है। इधर भवन, हंसा, अक्की और प्रकाश इस देश को छोड़ के दुबई चले गए थे। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता है, वो लोग कहाँ चले गए। प्रत्येक दिया का हाथ अपने हाथ में लिए सो जाता है, क्योंकि दिन भर का थकान के कारण उसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली सुबह दिया के हाथ में कुछ हलचल होती है, जिससे कथित की नींद टूट जाती है। वो देखता है कि दिया को होश आ रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि दिया को होश आ गया, लेकिन उसे दुख भी हो रहा था कि उसे सच्चाई कैसे बताएंगे कि अब इस दुनिया में उसके मम्मी पापा नहीं रहे। काका, वो मुझे कुछ कह रहा है। वो रुक रुक के कुछ बोल रही थी, शायद कुछ बताना चाह रही थी। कथिक उसे कुछ न बोलने का इशारा किया, क्योंकि बोलने से उसे और भी तकलीफ होती, जो कथिक बिल्कुल नहीं चाहता था। और अगर वो बात करती तो शायद उसकी याददाश्त भी जा सकती थी, या तो वो कोमा में भी जा सकती थी, क्योंकि मंजिला से कूदने के बाद वो जिंदा थी। यही बड़ी बात थी। शायद भगवान का करिश्मा था या उसका नसीब था जिंदा रहने का, ये तो कोई नहीं बता सकता था। लेकिन वो नहीं मान रही थी। वो कुछ बताना चाह रही थी जिससे वो मुझ पर अड़ी थी। तब हार मान के कथिक अपना कान उसके मुंह के पास किया। दिया कुछ बोल रही थी, लेकिन कथिक की समझ नहीं आ रहा था, जिसके कारण दिया अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल के बोली, कथिक, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। मेरे पास ज्यादा टाइम है। कथिक बोला, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर कैसे जिंदा रहोगा। कथिक, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मेरी ये हालत जिसने की है, उसे उस दुनिया से उसका नामो निशान मिटाना होगा। दिया अपनी सांस ऊपर नीचे करती हुई बोल रही थी, अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं अब ज्यादा देर ये दर्द नहीं सह पाऊंगी। दिया बोलना शुरू की, कथिक, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसे तुम हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, वो तुम्हारे पापा थे। हाँ, मैं ये बात जान चुका हूँ। मेरी लाली ने सभी सच्चाई बता दी है। कथिक अपने आंसू पोंछते हुए बोला, कथिक, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद कुछ बोला। दिया ने अपनी सांस ऊपर करते हुए बोला, ठीक है। वो भी अपना दुख छुपाते हुए बोला, देख, तुम्हें पता है अंकल को उन लोगों ने मार दिया है। उन लोगों ने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा है। ये सुनते ही कथिक को एक जोर का झटका लगा। उसे लगा कि अब उसकी नानी नहीं है तो वो अपने पापा के साथ रहेगा, जो उसे इस बुरे वक्त में संभालेंगे, उससे बात करेंगे, शिकायत करेंगे कि उनसे मिलने क्यों नहीं आए। बचपन से आज तक का सारा गुस्सा उस पर निकालेगा, क्योंकि बचपन में उसे सभी बच्चे चिढ़ाते थे कि उसके मम्मी पापा नहीं है, वो अनाथ है। लेकिन ये सुनने के बाद एक सपना भी टूट गया। वो खुद को संभालते हुए बोला, किसने ये सब किया है। मिस्टर भुवन, जो कि 2 साल पहले इस इलेक्शन में हार गया था, और दूसरा उसका भाई था हंसा, और प्रकाश तुम्हारे चाचा थे, और ये मेरी हालत जिसने की है, अक्की। बोलते ही उसकी सांस अब साथ छोड़ दी थी। कथिक उसे उठाते हुए बोला, नहीं दिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, नहीं। ये बोल के वो उसे पकड़ के रोने लगा। उसका रोना इतना ज्यादा दर्द भरा था कि कोई भी अपने आप को रोक नहीं सकता था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो उठा और वहां से चला गया जहां उसके पापा की बॉडी थी। वो गया तो देखा कि उसके पापा एक ट्रक के आगे गिरे हुए थे। जहां बहुत से बोरे थे, उसी पर वो गिरे हुए थे। वो जल्दी से दौड़कर गया और अपने पापा की लब्ज को देखा। देखा कि उनकी लब्ज धीरे धीरे चल रही। शायद वो जिंदा रहना चाहते थे, इसलिए वो अपनी हिम्मत खो नहीं रहे थे। ये जान के उसके पापा भी जिंदा है, उसके दिल के एक कोने में थोड़ी सी खुशी हुई, और वो उन्हें हॉस्पिटल ले आया और उनका इलाज किया। इलाज के दौरान उसे पता चला कि उसके पापा को सर पे चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए हैं।
उसे यकीन था कि उसके पापा एक दिन जरूर उठेंगे। वो हिम्मत बांध के खड़ा हुआ। फिर वो शमशान घाट चला गया और चारों का दिया उसके मम्मी पापा और अपनी नानी का अंतिम संस्कार किया। एक अनन्या को बोलता है कि इसी हाथ में दिया ने दम तोड़ा था। अनन्या उसे सवालते हुए बोली, ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, जाओ उसे खत्म कर दो। कथे कब उठा और लिटिल को फोन किया और बोला, मेरा प्राइवेट जेट तैयार करो। ठीक है, उधर से आवाज आई। कथिक और अनन्या दोनों साथ में हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। वो दोनों ऊपर लिफ्ट से चले गए। वहाँ कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया। फिर वो बाहर रुका और वो दोनों साथ में बैठ गए। अब वो हेलीकॉप्टर दुबई के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटे के बाद वो दुबई पहुंच गया और फिर कथिक बाहर निकल और अपनी कार में अनन्या के साथ बैठ गया। फिर अनन्या और कथिक एक जगह पर गए। वहाँ का माहौल अभी बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। अनन्या को अभी बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि वो पहली बार आउट ऑफ इंडिया आई हुई थी। कथिक वो खड़ा होके अंदर आया। अनन्या भी उसी के साथ गई। कुछ दिन अंदर चलने के बाद एक गुफा टाइप का एक गलियारा आया, जिसमें वो दोनों जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद एक कमरा आया। कथिक वहाँ कुछ देर रुका और फिर कुछ कोड डाले, जिससे वो दरवाजा खुल गया। जैसे ही वो दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंड भरी हवा चली। लगा जैसे कि आदमी को वहां जमा देगा। वहां हमने देखी कि 4 आदमी को बांध कर रखा हुआ, सिर्फ वो बॉक्सर ही पहने हुए थे। जगह जगह से खून बह रहा था, जो इस ठंड के कारण अभी जम चुके थे। कथिक उन चारों को देखा और बोला, तो कैसी रही सजा? ये काफी है कि और कुछ चाहिए? वो चारों के मुंह से आवाज भी बाहर नहीं लेकर रही थी। वो चारों बस इतना ही बोल पाए, मुझे माफ कर दो। इसके आगे भी बोल नहीं पाए। कथिक उन चारों को बहुत टॉर्चर किया था। अब अपने गुस्से को संभाल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी गन निकाली और सीधे उनके दिलों पर निशाना लगाया और गोली चला दी, जिससे वो चारों हर्ष, भवन और अक्की और प्रकाश मारे गए। एक बार से बाहर चला गया। फिर वो अपनी कार में बैठ के सीधे एयरपोर्ट निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो अपने प्राइवेट जेट बैठ गया। कुछ देर के बाद जेट हवा से बातें करने लगा। करीब 4 घंटे के बाद वो इंडिया वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद राहुल का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा, जिससे राहुल भी ठीक हो गया। अजिल को कथिक ने उसके सारे शेयर होल्डर को खरीद के बर्बाद कर दिया, जिससे वो सड़क पर आ गया। रितिका, जो कि मॉडल थी, उसे भी कथिक ने सारे एंटिटीज से नीलाम करवा दिया। कोई भी डायरेक्टर या कोई भी कंपनी उसे साइन नहीं करता था, जिससे वो भी पर आ गई। पूरी बात बताने के बाद कथिक एक चेयर पर बैठ गया। तब तक शाम हो चुकी थी। पूरी बात जानने के बाद रल्या भी अपने आप को रोक नहीं सकी और उसकी आंख से भी आंसू निकल आए। वो सामने बैठ कथिक के कंधे पर हाथ रख और बहुत गलत किया। वो लोग, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोग इंसान नहीं हो सकते। वो लोग तो दानव को भी पीछे छोड़ दे अपनी जान दरंदगी से। कथिक कभी भी गुस्से में ही था, लेकिन जैसे ही अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो पूरी तरीके से टूट गया और उसे कमर से पकड़े हुए रोने लगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अनन्या उसे संभालते हुए बोली, कथिक, आप कमजोर नहीं हो सकते। आपको अपने पापा, अपने प्यार और उस अनाथ आश्रम के मासूम बच्चे बूढ़े सभी का बदला लेना होगा। कथिक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं संभल पा रहा था, क्योंकि उसके दर्द फिर से हरा हो गए थे। फिर के सामने वही मंजर घूम रहा था, कैसे उन लोगों ने उसकी सारी खुशियों को चकनाचूर कर दिया, उसके पापा को कोमा में पहुंचा दी, उसके प्यार को हमेशा के लिए उससे छीन लिया। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद वो खुद को मजबूत किया, क्योंकि रोने से उसके सारे अंदर के जो जज्बात थे वो बाहर आ गए थे। कथिक अपनी चेयर से उठा और बाथरूम की तरफ भाग चला गया। अनन्या उससे पूछी कि आप कहाँ जा रहे हैं? कथिक बोला, शाम हो गई है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ। अनन्या सिर्फ इतना ही बोली। दीदी, जीजू के साथ बहुत गलत हुआ ना? राहुल पूछा।
हाँ, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए उन्हें सबक सिखाना होगा। अनन्या बोली, क्या दीदी, वो लोग जीजू जान से मार देंगे? राहुल थोड़ा सा डरते हुए बोला, उनके कर्मों की सजा तो उन्हें मिल के ही रहेगी, लेकिन कथिक उन्हें नहीं मारेंगे, उसकी कानून सजा देगा। वो नहीं बताना चाहती थी कि कथिक ही उन लोगों को खत्म करेगा, क्योंकि उसके भाई अभी एक मरीज है, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अनन्या अपने भाई के पास जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर कोई खटखटाया। अनन्या तो पूरी तरीके से डर गई थी, कहीं वो लोग फिर से तो नहीं आ गए। तब तक कथिक भी वॉशरूम से बाहर आ चुका था, तो देखा कि अनन्या और राहुल एक जगह खड़े हुए हैं और कोई दरवाजे पर है, तो खुद दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोल दिया। हर एक नर्स खड़ी थी। सर, वो राहुल का दवाई का वक्त हो गया। नर्स कथिक से डरते हुए बोली, हाँ। कथिक सिर्फ इतना ही बोला और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। अनन्या ने जब देखा कि नर्स है तो उसकी जान में जान आई। फिर वो नर्स को दवाई देने के लिए बोल के वो भी बाथरूम चली गई। कुछ देर के बाद अनन्या वॉशरूम से बाहर आई तो देखी कथिक शायद किसी से फोन पर बात कर रहा है और राहुल दवाई ले चुका है और नर्स बाहर से जा चुकी है। राहुल वीडियो गेम खेल रहा था, जिससे उसके चेहरे पर खुशी थी। कथिक फोन पर बात कर चुका था। वो अनन्या के पास आया और बोला, हमें घर जाना होगा। पापा को होश आ गया क्या सच में? अनन्या थोड़ा शॉक थी और खुश भी कि उनके पापा को होश आ गया। वो राहुल की तरफ गई और बोली, अब मैं घर चलती हूँ। ठीक है दीदी। राहुल उससे गले मिलते हुए बोला। अनन्या गले तो मिली, लेकिन कथिक को थोड़ा जलन हुआ, क्योंकि अनन्या के साथ कथिक किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अनन्या अपने भाई के गाल पर प्यार से हाथ रखती बोली, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी, तुम यहाँ अच्छे से रहना। ठीक है दीदी। ये बोल के वो अनन्या के गले लग गया। हालांकि वो दोनों भाई बहन थे और अनन्या अब अपने भाई के गले लगी थी, लेकिन कथिक को इससे भी जलन हो रही थी। फिर वो बोला, चले। अनन्या भी हाँ में सर हिला के उसके साथ जाने लगी। कथिक लिफ्ट से नीचे आया, उसके साथ अनन्या भी थी। कार्तिक पार्किंग एरिया की अब जा रहा था। अनन्या वहीं खड़ी हो गई। जब कथिक को लगा अनन्या नहीं आ रही तो वो बोला, चले, लेट हो रहे हैं। वहाँ पापा को नितिन संभाल रहा है। नहीं, मैं आपके साथ अभी नहीं आ सकती हूँ, मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि वहाँ सभी मेरा वेट कर रहे होंगे। नहीं जाना है इसका क्या मतलब है? अब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। कथिक मेरे घर पर जोर देते हुए बोला, जी लेकिन मेरा सारा सामान मेरे घर पर ही है, वहाँ मेरी पढ़ाई का सारा सामान है। अनन्या थोड़ा सा संकुचाई और बोली, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को कोई भी कष्ट उठाना पड़े। मैं अपने आदमियों से बोल करके तुम्हारा सारा सामान मंगा लूंगा। अब चलो। कथिक उसे अपनी गोद में उठाते हुए ले जाने लगा। कथिक यूँ अचानक से अनन्या को गोद में उठाने से वो हैरान हो गई थी और साथ में उसे शर्म भी आ रही थी कि उसे सब लोग घूर रहे थे। वो बोली, मुझे उतारिए, सब लोग कैसे देख रहे हैं? अपनी नजर घुमा के देखा तो सभी फिर से अपने काम में गए। उसके बॉडीगार्ड को देख के ही सब आदमी को पसीना आ गया था, और उसका बॉस अगर किसी को गुस्से से घूर के देखे तो वो आदमी तो डर से ही मर जाएगा। कथिक अनन्या को कार में बिठाया और फिर वो भी अंदर बैठ गया। सभी बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठे। फिर ड्राइवर को कथिक बोला, घर चलो। ड्राइवर आदेश सुनने के बाद वो भी अपनी कार चलाने लगा और अपनी मंजिल की ओर जाने लगा। कार में अनन्या शांत बैठी हुई थी और वो थोड़ा कथिक से अलग होकर बैठी हुई थी, इससे कथिक थोड़ा इरिटेट हो गया था। वो अनन्या को बोला, हम पति पत्नी है तो इतना दूर क्यों बैठी हो? वो सीधे सीधे बोल रहा था कि वो कथिक के पास सट के बैठे, पर अनन्या तो जैसे उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दी, जिससे कथिक उसे अपने पास खींच के सटा लिया और बोला, इतनी दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे तुमसे दूर रहने में अच्छा नहीं लगता है। अनन्या शर्मा के बस अपना सर हाँ में हिला दी। कथिक का सुना उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा था, लेकिन जब वो अर्जुन के साथ थी तो वो कभी भी अनन्या के नजदीक नहीं गया था।
या उसकी इतनी केयर भी नहीं करता था। यही कह सकते हैं कि वो तो दूसरे रिलेशन में था, तो वो अनन्या की परवाह क्यों करता। कथिक उसे अपने पास बैठाया हुआ था, जिससे अनन्या को शर्म के मारे उसके गाल गुलाबी हो गए थे। उसके होंठ अभी थोड़ा सा हिल रहे थे, जिससे कथिक बड़े ही गौर से देख रहा था। कथिक को अब रहा नहीं गया और वो अनन्या के होंठ पर अपने होंठ रख देता है। कथिक का किस करना उसे अच्छा लग रहा था। वो बहुत ही सॉफ्टली किस किए जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस अब डीपली होती जा रही थी, जिससे अनन्या को खुद पर काबू करना और कथिक को भी खुद पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। कथिक जब देखा कि अनन्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसे छोड़ देता है और बोला, लगता है तुम्हें किस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि किस करते वक्त सांस कैसे ले जाती है ये तुम्हें शायद पता नहीं है। अनन्या ये सुन के शर्म से पानी पानी हो गई। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। कुछ देर के बाद ड्राइवर बोलता है, सर हम घर पहुंचे। कथिक अनन्या की तरफ देखता है और बोलता है, चलो अब हम घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अनन्या कुछ नहीं बोलती। कथिक उसे एक बार और आवाज देता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती है। तो वो उसे देखता है तो वो सोई हुई थी। उसके चेहरे पर जो अभी मासूमियत थी, उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। कथिक उसके चेहरे पर से बाल की दो लटें हटा के देखता है। वो अभी काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। बॉडीगार्ड अपनी कार से बाहर निकलता है और वो जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। फिर कथिक अनन्या को गोद में लिए घर के अंदर चला जाता है।